गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस पाकिस्तान्स क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेटाइजेशन एंड द सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। आज हम पाकिस्तान की लोकतंत्रीकरण की दिशा की ओर खोज और सैन्य नागरिक संबंधों का विश्लेषण करेंगे। डेमोक्रेसी बेसिकली जीवन शैली है ये, और अगर हम देखें तो ह्यूमन राइट्स के साथ डेमोक्रेसी को कंसिडर किया जाता है एज यूनिवर्सल लैंग्वेजेस। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो सकती थी अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता, लागू किया जाता। लेकिन वास्तव में हुआ ये कि पाकिस्तान में 1956 के संविधान, जो पहला संविधान वहाँ का निर्मित हुआ था, उसके आधार पर इलेक्शंस नहीं कराए गए और जनरल इलेक्शन जो अनाउंस भी कराए गए फरवरी 1959 के लिए, उस समय जितनी भी राजनीतिक दल थे वे अपने प्रचार प्रसार के कार्यों में संलग्न थे। उसी समय राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने वहाँ पर सैन्य शासन लागू कर दिया 7 अक्टूबर 1958 में, और इस प्रकार जो पहला संविधान था वहाँ का, उसको इधर निरस्त कर दिया गया। अगर उस संविधान को भलीभांति लागू किया जाता तो प्रजातंत्र की नींव उसी समय पड़ जाती, क्योंकि उस संविधान के कई प्रावधान ऐसे थे जो कि हमारे भारतीय संविधान के प्रावधानों से मिलते जुलते थे, जिस आधार पर हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई है। तो ये शुरुआत में ही वहाँ पर सैन्य प्रमुख के हस्तक्षेप से समस्या की शुरुआत होती है। उसके बाद जनरल अयूब खां को सेलेक्ट किया गया कमांडर इन चीफ की, जो कि आर्मी के थे, उनको मार्शल लॉ का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। अयूब खां ने क्या किया कि तुरंत राष्ट्रपति मिर्जा को उनके पद से हटा दिया और स्वयं ही राष्ट्रपति की सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिए। 1962 का जो संविधान था उसको अयूब खान ने अपने हिसाब से, अपने निर्देशन में उसको निर्मित किया, और वो बहुत ही अधिक केंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित थी और एक ऐसे राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था को वो लागू करती है जिसमें सारी शक्तियाँ एक तरह से राष्ट्रपति के हाथों में संकेंद्रित हो गई। राज्य की जो सारी शक्तियाँ थी वो राष्ट्रपति के हाथ में निहित हो गई, और साथ ही साथ राष्ट्रपति को ये शक्ति भी दी गई कि अगर आपातकाल की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इन अध्यादेशों की कोई भी संस्तुति या आवश्यक नहीं है संसद से। ये एक तरह से जो नकारात्मक एक डेवलपमेंट था वो हमें देखने को मिलता है। 1962 का जो ये संविधान था ये भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि लोग अभी समझ चुके थे कि इस संविधान का प्रयोग सैन्य प्रमुख के द्वारा अपनी सत्ता को शाश्वत बनाए रखने के लिए किया गया है। इसलिए उसके विरोध में भी लोग जन विरोध होने लगा, जिसकी वजह से अयूब खान को त्यागपत्र देना पड़ा मार्च 1969 में। और उसके बाद जनरल याहिया खान, वो भी सैन्य प्रमुख थे, यानी प्रथम सैन्य प्रमुख अयूब खान ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया, और उसके बाद याहिया खान दूसरे सैन्य प्रमुख का शासन की वहाँ शुरुआत हुई। याहिया खान ने पुनः मार्शल कानून को लागू किया और 1962 का संविधान, जो कि अयूब खान ने अपने दिशा निर्देशन में निर्मित किया था, उसको खारिज कर दिया। उसने ये वादा तो किया कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनावों को करवाएगा, जिसका आधार सार्वभौम वैध मताधिकार होगा, और इलेक्शंस कराए भी गए राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर दिसंबर 1970 में। लेकिन जो इसके परिणाम थे वो अप्रत्याशित थे। अवामी लीग, जिसको कि शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, उसने 1960 उसने जो ईस्ट पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान की लगभग 169 सीट्स में से 167 सीट्स पे उसने जीत हासिल की, और वेस्ट पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उसमें स्थिति ये थी कि जो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो के निर्देशन में जिसने जो चुनाव जीता था, उसने लगभग 60% सीटों पर जीत हासिल की 144 सीट्स में से। तो इससे क्या हुआ कि दोनों जो भाग थे पाकिस्तान में, उनके बीच संघर्ष
उत्पन्न हो गया। क्यों? और ऐसी स्थिति में याह्या खान के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था कि वो अवामी लीग को शक्ति दे कि ना दे, क्योंकि वो शक्ति देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ की विचारधारा और वो एक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में भी वो अलग तरीके से कार्य करते थे। अब जब उन्होंने अवामी लीग को शक्ति प्रदान नहीं किया, जबकि अवामी लीग को नेशनल असेंबली में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत मिल चुका था, इससे और नेशनल असेंबली की मीटिंग को भी उसने पोस्टपोन कर दिया, जो कि पहले से ही आहूत की जा चुकी थी। तो इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तानी पूर्व पाकिस्तान में एक सशस्त्र जन विद्रोह शुरू हो जाता है। और जब वार्तालाप के माध्यम से, राजनीतिक विमर्शों के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है और कोई समझौता तक सारे पक्ष नहीं पहुंच पाते हैं, तब याह्या खान ने एक ही बहुत कठिन निर्णय लिया और उसने तय किया कि जो ये राजनीतिक विद्रोह उत्पन्न हुआ है, इसको सैन्य दमन के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाएगा। और 25 मार्च 1971 में मुजीबुर रहमान ने को क्या किया गया, मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस एक तरह से उनको ईस्ट पाकिस्तान में, जो वहाँ पर वो एक प्रमुख लीडर की तरह काम कर रहे थे, वहाँ से उनको वेस्ट पाकिस्तान ले जाया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल अपराइजिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब विरोध होने लगा था, आम जनता भी इस तरह के सैन्य दमन का विरोध करने लगे थे और उस समय शरणार्थी समस्या भारत को झेलनी पड़ रही थी। एक बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत में आ रहे थे पश्चिम बंगाल के रास्ते, तो इसलिए भारत को भी उस समय सहायता प्रदान करनी पड़ी उस सैन्य विद्रोह को। और परिणामतः जब भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में सहायता प्रदान की वहाँ के मूल निवासियों को, तो उससे पाकिस्तान, जो कि मतलब पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना वहाँ संघर्ष कर रही थी वहाँ के लोगों से, उनको सरेंडर करना पड़ा ढाका में 16 दिसंबर 1971 में। और उसके बाद क्या इतिहास आप सब लोग जानते ही हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश के नाम से एक नया स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र अस्तित्व में आया। और उसके बाद एक लंबे समय तक विमर्श चलते रहे और पश्चिमी पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में को ये कार्य दिया गया कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश करके एक नए संविधान को, परमानेंट संविधान निर्मित करने का प्रयास करे। और फाइनली जो नया संविधान बन के निर्मित हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस समय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्क कर रही थी, उन्हीं के दिशा निर्देशन में 14 अगस्त 1973 में जाकर नया संविधान अस्तित्व में आ गया। क्योंकि जब पाकिस्तान का एक अंग उससे अलग हो गया तो उन्हें ये बात समझ में आ गया कि प्रजातंत्र को दमन के माध्यम से आरोपित नहीं किया जा सकता है। उसको जो प्रजातांत्रिक जो परंपराएं हैं, जो संस्थाएं हैं, जब तक उनको पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा तो प्रजातंत्र एक लंबे समय तक सस्टेन नहीं रह सकती है। इसका उदाहरण उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में देख लिया, क्योंकि अगर पूर्वी पाकिस्तान में वो बहुमत जो निर्वाचित मुजीब की सरकार को उस पावर दे दिए होते तो हो सकता है पूर्वी पाकिस्तान अलग नहीं होता पश्चिमी पाकिस्तान से, क्योंकि वो प्रजातंत्र का विरोध किया गया था और वही जन विद्रोह में परिवर्तित हो गया। तो पश्चिमी पाकिस्तान में इस तरह की परिस्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निर्देशन में उस तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए नया संविधान निर्मित कराया। फिर उस संविधान के तहत कार्यों को शुरू तो किया गया, लेकिन एक थर्ड मिलिट्री रेजिम का भी हमें वहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया उसमें लगभग 7 संशोधन किए गए और उन संशोधनों के माध्यम से जो लोगों की मूल अधिकार थे उनको सीमित करने का प्रयास किया गया और साथ ही न्यायपालिका की सत्ता को भी बहुत ही नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। और राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तर पे जो चुनाव हुए थे मार्च 1977 में, उस समय विपक्षी दलों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो एवं उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने एक चुनावी भ्रष्टाचार में ये संलिप्त रही है, जिसकी वजह से एक लंबा प्रोटेस्ट चला और भुट्टो की सरकार को हार का सामना करना पड़ा 5 जुलाई 1977 में। और उसके बाद पुनः एक तृतीय सैन्य शासन वहाँ स्थापित हुआ जनरल जिया उल हक के नेतृत्व में,
वो भी सैन्य प्रमुख थे और इसको जियाक्रेसी भी कहा जाता है। उसने मार्शल रेगुलेशन को फिर एस्टैब्लिश किया। संविधान जो 1973 का चल रहा था उसको सस्पेंड कर दिया गया। भुट्टो को अरेस्ट कर दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने एक राजनीतिक विरोधी की हत्या का प्रयास किए थे। उनको मृत्यु दंड दिया गया और अप्रैल 1979 में उनको एग्जीक्यूट किया गया। जनरल इलेक्शंस फरवरी 1985 तक हुए नहीं थे और इस समय तक स्थिति ये थी कि कोशिश तो यही हो रही थी कि 1973 के क्योंकि जियाउल हक को भी ये पता था कि वो सिर्फ निरंकुश सैन्य प्रमुख के रूप में अपनी सत्ता को बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि डी फैक्टो रेजिम को जब तक डी जियो रेजिम में कन्वर्ट नहीं किया जाता है तब तक पीपल सपोर्ट नहीं मिल सकता और पीपल सपोर्ट के अलावा उसको डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। उसको डेमोक्रेसी इन द नेम ऑफ जो ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए उसने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को ही फिर से रीइंस्टेट किया कि पुनः स्थापित किया, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन किए गए। इसके बाद एक थोड़ा सा लगभग 10 साल का समय आया। 90s के डिकेड में हम देखते हैं कि पुनः वहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है जियाउल हक के मृत्यु के बाद के समय। उसके बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के बीच में जो PML और PPP के बीच, इन दोनों दलों के आधार पर यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र एक लंबे समय तक चलता है, लेकिन पुनः इस पर चोट पहुँचती है 12 अक्टूबर 1999 में, जबकि उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिलिट्री जनरल है प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ उनके पद से हटा देते हैं। उन्होंने भले मिलिट्री रूल तो इस्टेब्लिश नहीं किया, लेकिन उन्हें अपने आप को कार्यपालिका प्रमुख की शक्ति हासिल करते हुए हर प्रांत में उन्होंने सैन्य गवर्नरों की नियुक्ति कर दी और संविधान को उन्होंने भी स्थगित कर दिया और एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर औपबंधिक संवैधानिक आदेश जारी किया और पार्लियामेंट को सस्पेंड किया और प्रोविंशियल असेंबलीज को भी सस्पेंड कर दिया गया। अब यहाँ जो स्थिति ये होता है, आपके 4 जो मिलिट्री रेजिम्स हैं इसका हम देखते हैं जो स्थिति उत्पन्न हुई है। अब बात आती है कि सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है इसको देखना बहुत आवश्यक है। यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैंने पहले जो एक स्लाइड में डिस्कस किया था हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ भी मैंने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, कब कब मिलिट्री रेजिम इस्टेब्लिश होती है, कब कब डेमोक्रेसी के लिए वो लोग स्ट्रगल करते हैं। तो उस के भी कुछ पॉइंट्स को आप लोग इस टॉपिक के अंतर्गत भी डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट को वर्क करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटर और प्रोटेक्टर के रूप में, उसने भी जो मार्शल जो ये कैप्चर ऑफ पावर कर दिया गया मार्शल पावर के थ्रू सैन्य शासन की शक्ति के माध्यम से, उसको सही ठहराया डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट रिक्वायरमेंट के नाम पर कि स्टेट की नेसेसिटी थी, आवश्यकता थी, और इस आधार पर मुशर्रफ को ये पावर दिया गया कि वो संविधान में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और इससे क्या हुआ कि बाद में मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट रफ़ीक तरार को जून 2001 में हटा दिया और स्वयं अपने आप को राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हो गए। उन्होंने 30 अप्रैल 2002 में एक रेफरेंडम जनमत संग्रह कराया। ये वास्तव में इसलिए करवाया गया था ताकि राष्ट्रपति के रूप में वो अपनी पोजीशन में सुदृढ़ बने रहे। भले जनरल इलेक्शंस जो कि अक्टूबर में होना निर्धारित था उसके कुछ भी परिणाम हो, लेकिन राष्ट्रपति पद में वो सशक्त रूप से बने रहे, इस स्थिति को कायम रखने का प्रयास किया गया। तो वास्तव में वहाँ जनता भी एक तरह से कंफ्यूज रही है, वो नहीं उनकी स्थिति नहीं थी। इसका कारण ये था कि जब राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जब एक कुशल नेतृत्व उनके सामने नहीं आया और सैन्य प्रमुखों ने उन्हें ये वादा किया, जो हॉब्स का है ना, स्टेट ऑफ नेचर वाली सिचुएशन से निजात पाने के लिए लेवियाथन को एक्सेप्ट करता है, तो वही वाली सिचुएशन पाकिस्तान में हो जाती है कि स्टेट ऑफ नेचर वाली सिचुएशन ना हो, इसके लिए लोग स्ट्रॉन्ग ऑटोक्रेटिक रेजिम को भी सपोर्ट करने लगते हैं। तो मुशर्रफ ने संविधान में काफ़ी परिवर्तन किए वो 21 अगस्त 2002 में, और जो प्रेसिडेंट के ऑफिस है उसको काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया।
और प्रेसिडेंट को ये पावर भी दिया गया कि वो नेशनल और प्रांतीय, राष्ट्रीय प्रांतीय विधान व्यवस्थापिकाओं को अपनी इच्छा और अपने स्वविवेक के आधार पर सस्पेंड कर सकती है। वो संघीय एवं प्रांतीय सरकारों को निरस्त कर सकती है। वो जितने भी प्रमुख संवैधानिक अधिकारी हैं, जैसे कि आर्मी के प्रमुख हैं, चुनाव आयुक्त हैं, प्रांतीय गवर्नर है, इनकी नियुक्ति कर सकती है। और इन सारे जो संशोधन किए गए नए पार्लियामेंट ने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ इन सबको दिसंबर 2003 में एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आते हैं कि यहाँ मिलिट्री का रोल क्या, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो उसको कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब वहाँ स्टेट का तो ये ड्यूटी है कि वो एक आर्म फोर्सेस रखेंगी ताकि पाकिस्तान को किसी एक्सटर्नल अटैक और इंटरनल डिस्टर्बेंस को फेस ना करना पड़े। और पाकिस्तान मिलिट्री को ये भी दायित्व दिया गया है कि अगर सिविल अथॉरिटीज़ जो नागरिक सत्ता उन्हें बुलाती है, कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस की बहुत प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, तो सार्वजनिक सुरक्षा शांति को स्थापित करने के लिए भी सेना की सहायता ली जा सकती है। पाकिस्तान में जो आर्मी है, आर्मी के पास काफ़ी मशीनरीज़ है और उसका रखने को, उसको मेंटेन करने का कारण यही दिखाया जाता है कि उन्हें भारत से भय है और अफ़गानिस्तान में काफ़ी अस्थिरता है, उससे भय है। ये दोनों उनके प्रमुख पड़ोसी है। इन दोनों से अपनी सुरक्षा के नाम पर एक सिक्योरिटी डायलेमा को जस्टिफाई करते हुए वहाँ पर आर्म्ड जो अप्लायंसेस है उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस किए जाते हैं। और लगभग जो टोटल बजट का 1/3 पर जो परसेंटेज है वो एलोकेट किया जाता है मिलिट्री एक्सपेंसेस पर। सैन्य खर्चों पर एक बहुत बड़ा मद बजट का चला जाता है। और मिलिट्री बजट के विषय में संसद में वहाँ डिस्कशन भी नहीं हो सकता है। और ये सारी जो सिचुएशंस है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ जो ये सैन्य शक्ति ये जो सैन्य शक्ति ने क्या किया है, जो पाकिस्तान की डेली की प्रोसीडिंग्स है, वर्किंग है, उन सब पर अपना उस पर वो हावी होकर कार्य करती है। तो इसने क्या किया, वहाँ की पूरी जो नींव है, प्रजातंत्र की जो नींव है, उसको कमज़ोर करने का काम किया। अब हम आते हैं कि कुछ प्रमुख कारणों पर कि क्यों वहाँ पर लोकतंत्र सफल नहीं होता, क्यों पाकिस्तान में सफल नहीं हो रहा है। जिसमें सबसे पहला कारण आता है कि जो क्लैशेस विद इन पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक व्यवस्था के भीतर जो टकराव होता है। क्योंकि जो लोकतंत्रीय व्यवस्था के आधार क्या होते हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, उदारवादी विचारधारा हो गई। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जितनी भी बनने वाली सरकारें हैं वो धर्म या अनुदार प्रवृत्ति की होती है, जिससे क्या होता है, वहाँ टकराव की स्थिति उत्पन्न होना बहुत ही कॉमन बात हो जाती है। फिर दूसरा है कि रिलीजन एज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का आधार क्या माना गया है, धर्म को माना गया है। तो इस्लामिक गणतंत्र घोषित किया गया। फिर संविधान में ऐसे कई उपबंध है जो कि इस्लामिक राज्य बनाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हम संवैधानिक मान्यता देखें आज के समय की, तो लोकतंत्र सफल वहीं हो सकता है जहां धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाकर चला जाता है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है मिलिट्री इंटरवेंशंस, कि सेना द्वारा हस्तक्षेप। कि पाकिस्तान में जो सेना है वो प्रशासन के बहुत ही निकट है, तो वहाँ की राजनीति को वो प्रत्यक्षतः प्रभावित भी करती है। राजनीतिक नेता शासन में बने रहने के लिए भी सेना से साठगांठ करते हैं और कभी कभी तो उस पर आश्रित भी होते हैं। हम यहाँ तक कि हम ये भी देख सकते हैं, जब जब वहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सस्टेन हुई है, वो कहीं ना कहीं किसी मिलिट्री गॉडफादर के रेजिम के अंतर्गत एक मिलिट्री हेड का सपोर्ट रहा है, तभी वो सस्टेन हो पाई है। तो ऐसी परिस्थितियों में सेना के कमांडर अपने हितों के अनुसार ही क्या करते हैं कि प्रशासन में हस्तक्षेप करके सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं और इस तरह से जनतंत्र वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाती है। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है, दैट इज़ नेक्सस बिटवीन मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी। जो सेना और नौकरशाही के बीच का गठजोड़ है वो वहाँ लोकतंत्र को स्थायी नहीं होने देता है। वहाँ के जो राजनीतिज्ञ है नौकरशाही के सुझावों पर कार्य करते हैं। ये हम नहीं कहेंगे कि भारत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ शासन तंत्र राजनीतिज्ञों की जगह वास्तव में होता क्या है कि सेना द्वारा चलाया जाता है। इसलिए सेना और नौकरशाही का जो गठजोड़ चलता रहता है, तो सुविधानुसार सत्ता में भागीदारी कर एक दूसरे का वो समर्थन करने लगते हैं। और पाकिस्तान में यह गठजोड़ इतना सशक्त है कि दोनों वर्ग राजनीतिक दलों की तरह सामने आ चुके हैं
और इससे फलस्वरूप क्या है कि कुछ विद्वानों का तो मत है कि पाकिस्तान में दो ही राजनीतिक दल है, सेना, नौकरशाही, जो लोकतंत्र के अस्तित्व को अपनी मुट्ठी में रखने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोकतंत्र वहाँ पर स्थायी नहीं हो पाती है। फिर जो फिफ्थ रीज़न है कि एब्सेंस ऑफ कमिटेड लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। जब प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों का अभाव है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा आधार होता है राजनीतिक दल, राजनीतिज्ञों की व्यवस्था के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और पाकिस्तान में इसका प्रारंभ से ही हम देखेंगे कि अभाव रहा है। दल और जितने भी नेतागण हैं अपने स्वार्थ के लिए वो लोकतंत्र का बलिदान कर देते हैं। और इस संदर्भ में अगर 1956 के संविधान की विफलता को हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। 1974 से लेकर 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की राजनीतिक गतिविधियाँ, फिर 1988 में से परवेज मुशर्रफ के आने तक की राजनीतिक दलों और नेताओं का जो स्वार्थपूर्ण व्यवहार है यहाँ उल्लेखनीय है। अगर वो लोग प्रतिबद्ध होकर कार्य करते तो हो सकता है संसदीय प्रणाली वहाँ सुदृढ़ होकर कार्य करती। फिर नेक्स्ट रीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है ये एक बहुत बड़ी समस्या है प्रजातंत्र को सफल रूप से स्थापित ना होने देने के कारण। इस्कंदर मिर्जा के से लेकर अगर हम नवाज शरीफ तक के प्रधानमंत्रियों की जो पूरे हिस्ट्री को देखें तो कई बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लग चुका है। भ्रष्टाचार का मतलब यहाँ तक स्तर हो चुका है कि इस्कंदर मिर्जा पद से हटने के बाद इटली चले गए। अयूब खां के जो पुत्र थे, अयूब खां मिलिट्री रेजिम उन्होंने इस्टेब्लिश किया और उनके पुत्र गौहर अयूब खान पर भी आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कसूरी हत्याकांड में अभियुक्त ठहराए गए। बेनज़ीर भुट्टो और उनके पति आसिफ अली जरदारी पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। नवाज शरीफ पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। तो एक तरह से एक लंबा हमारे पास लिस्ट है कि वहाँ में जितने भी राजनीतिज्ञ थे वो आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त हुए और जिसके कारण कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोकतंत्र की मर्यादा को यहाँ ठेस पहुँचती गई, जिससे जो पूरी व्यवस्था थी वो तानाशाही की शिकार बनती गई बारंबार। फिर नेक्स्ट जो रीज़न है एब्सेंस ऑफ मास अवेयरनेस। वहाँ जन जागरूकता का अभाव है और लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि जन जागरूकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति एक अनिवार्य शर्त है। और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो प्रारंभ से ही ये हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि जब जब वहाँ सैन्य शासन लागू किया गया है, आम जनता द्वारा इसके विरुद्ध कोई रोष नहीं व्यक्त किया गया है। पाकिस्तान में शिक्षा का अभाव है, गरीबी, सामाजिक अलगाव, कट्टरवाद, आवेश में निर्णय लेने की मानसिकता की वजह से वहाँ हम देखते हैं कि जो राजनीतिक परिपक्वता का पूरी तरह अभाव है, जिसके लिए लोकतंत्र के प्रति जनता का जो विश्वास है वही सबल नहीं हो पाता है। अब जब लोकतंत्र में लोग ही कमज़ोर पड़ जाएंगे तो वो तंत्र कैसे कार्य कर सकता है। फिर नेक्स्ट रीज़न है सोशल स्ट्रक्चर इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। वहाँ की जो सामाजिक संरचना है वो लोकतंत्र के प्रतिकूल है। अगर हम आज भी देखें तो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में समाज कबीलों में बटे हुए हैं। जमींदारी प्रथा किसी न किसी रूप से जारी है। समाज का उच्च वर्ग निम्न वर्गों को महत्व नहीं देता है। जमींदार और कबीलों के सरदार समाज में अपनी स्थिति को सबल बनाए रखने की इच्छा से लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। फिर पैरोकियल रीजनलिज्म, जो संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि क्षेत्रवाद और भाषावाद ही पाकिस्तान को निर्माण से ही ये हम देख सकते हैं विरासत में मिली हुई थी, जो इसी आधार पर ही 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया। और आज भी हम देखें तो वहाँ पर बलोचों की समस्या है। प्रांतों में क्षेत्रीयता का जो प्रश्न है वो लोकतंत्र के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय भाषा को लेकर वहाँ टकराव है। सिंध और पंजाब के लोग उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विरोध कर रहे हैं। इस संदर्भ में आंदोलनों भी चलाए जा रहे हैं। और क्षेत्रीय जो आर्थिक असंतुलन की समस्या है, पंजाब सिंध प्रांतों की वहाँ की राजनीति में जो वर्चस्वता है, राजनीतिक दलों द्वारा जो पंजाब और सिंध को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इन सब से क्या होता है कि बाकी राज्यों में एक असंतोष पैदा होने लगता है। फिर जो और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है पॉलिटिकल एपैथी ऑफ माइनॉरिटीज़। जो अल्पसंख्यक है वो राजनीति के प्रति उदासीन है।
तो अल्पसंख्यकों की वैसे तो वहाँ बहुत अधिक प्रतिशत नहीं है, लगभग 5 से 7% अल्पसंख्यकों की जनसंख्या है। इनके अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपाय मूल अधिकार के तहत किए गए हैं, परंतु वास्तविक स्थिति ये है कि इस्लामिक राष्ट्र होने के कारण महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में नियुक्त होने से वे वंचित रह जाते हैं। अब यही वजह है कि वहाँ की सक्रिय राजनीति में इनकी भूमिका सीमित है, जबकि लोकतंत्र की सफलता के लिए अल्पसंख्यकों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उपयुक्त कारणों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के पक्ष में सशक्त जनतंत्र का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है कि इन बुनियादी प्रश्नों का पहले समाधान ढूंढा जाए। और पाकिस्तान के अगर हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ये भरा पड़ा है आपातकाल की उद्घोषणाओं के साथ। बारंबार यहाँ पे आपातकाल लागू किए गए और उसका हमेशा कोई सटीक कारण नहीं रहा है, और अधिकतर देखा गया है कि इस आपातकाल की जो रूपरेखा भूमिका तैयार की गई है, इसके पीछे मंशा यही रही है कि लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं से वंचित किया जाए। यही कारण भी है कि अगर हम वहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को देखें तो उसको कई नाम दिया गया है। कभी इसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र भी कहा गया, कभी इस्लामिक लोकतंत्र, गवर्नमेंट ऑफ टैलेंट्स कहा गया, बेसिक डेमोक्रेसी, मूल लोकतंत्र, रेस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी, गाइडेड डेमोक्रेसी, निर्देशित लोकतंत्र, नियंत्रित लोकतंत्र और जियाक्रेसी। तो यहाँ एक तरह से ऑथोरिटेरियन जो निरंकुशतावादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वही वहाँ कार्य कर रही है, और उसी के माध्यम से ही हम वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ शासन सत्र के स्वरूप को लेकर ही काफ़ी विवाद बना हुआ है, और जिस वजह से वहाँ पर जब तक सशक्त नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आता है, राजनीतिक दल प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वहाँ एक सशक्त लोकतंत्र को कायम न करे और जनता वास्तव में मुखर होकर स्वतंत्र प्रेस और जनमत निर्माण के कार्य में संलग्न होकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सक्रिय नहीं होगी, तब तक वहाँ पर लोकतंत्र का भविष्य हमें अंधकारमय लगेगा, बना रहेगा। धन्यवाद।